ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन क्या था, मोहनजोदड़ो की विशेषता बताइए, ठीक है, मोहनजोदड़ो की विशेषता की व्याख्या कीजिए। ठीक है, पहले बता दिया कि मोहनजोदड़ो क्या है, ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, एक प्रमुख शहर है हड़प्पा सभ्यता का, ये बता दे। ठीक है, इसके बारे में बता दे कहाँ स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्यों इसके बारे में बात है, क्यों सबसे ज्यादा विकसित है। ठीक है, ये थोड़ा सा दो चार लाइन लिख दी। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर तुम्हें लिखना क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता को क्या कह रहे हैं, दो भागों में विभाजित करा गया। क्या कह रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता को, सॉरी सॉरी, मोहनजोदड़ो शहर को दो भागों में विभाजित करा गया। कह रहे हैं मोहनजोदड़ो शहर को दो भागों में विभाजित करा गया। कौन से शहर में, दुर्ग तथा निचला। क्या कह रहे हैं, दुर्ग तथा निचले शहर में विभाजित करा गया। ठीक है, पहले बताइए दुर्ग क्या है, दुर्ग के बारे में बता दिया, हाँ भाई दुर्ग ऐसे ऐसे है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, निचले के बारे में बता दिया। ठीक है, कह रहे हैं दुर्ग क्या कह रहे हैं, ऊंचाई पर बसा हुआ है। ठीक है, चारों तरफ से इसको क्या ना घेराबंदी करी गई है। ठीक है, क्या कह चारों तरफ से इसकी घेराबंदी करी गई, दीवार करी गई इसको अलग दिखाने के लिए। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, शाही लोगों के लिए बनाया गया। कह रहे हैं शाही लोगों के लिए इसकी निर्माण करा गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब निचले के बारे में बात हो रही है, क्षेत्रफल में बड़ा है। क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल में बड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये आम जनता के लिए बनाया गया। क्या कह रहे हैं, आम जनता के लिए बनाया गया और समतल पर बसा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये लिखना था, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब यहाँ की विशेषताओं के बारे में बात होगी। ठीक है, दुर्ग की विशेषता है, फिर निचले की विशेषताओं के बारे में बात होगी। क्या कह रहे हैं, पहले दुर्ग की विशेषता, फिर निचले की विशेषता के बारे में बात होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। लिखो दुर्ग क्या है, निचला क्या है, उनकी विशेषताओं के बारे में लिखेंगे। हाँ बेटा, विशेषताओं के बारे में बात होगी। ठीक है, दुर्ग तथा निचले की विशेषताओं के बारे में बात होगी। ठीक है, पहले क्या कह रहे हैं, दुर्ग की विशेषताओं के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी, दुर्ग की विशेषता के बारे में बात होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आएगा विशाल स्नानागार। क्या कह रहे हैं, विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार के बारे में मैंने बता रखा है, विशाल स्नानागार क्या है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये दुर्ग पे बसा हुआ है। क्या कह रहे हैं, दुर्ग पर बसा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसकी डायमेंशन के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, इसकी डायमेंशन के बारे में बात हो रही है, इसकी बनावट के बारे में बात हो रही है कि किस तरीके से बना हुआ था। क्या कह रहे हैं, किस तरीके से ये बना हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या कह रहे हैं, ये 12 मीटर क्या था चौड़ा और 7 मीटर, सॉरी 12 मीटर चौड़ा, 7 मीटर चौड़ा। ठीक है, और 2.4 मीटर गहरा। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये किसके बारे में बात हो रही है, विशाल स्नानागार के बारे में बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या कह रहे हैं, दोनों तरफ क्या कह रहे हैं, दक्षिण की ओर ना, दक्षिण की ओर क्या कह रहे हैं, इसकी सीढ़ियां थी ऊपर नीचे जाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया ना। और ऐसी व्यवस्था करी गई थी, क्या कह रहे हैं, ऐसी व्यवस्था करी गई थी जिससे क्या कह रहे हैं, इसमें पानी भरने के लिए कुएं वगैरह से इसमें क्या है, पानी भरता था। ठीक है, समझ में आ गया। धार्मिक अनुष्ठानों पर इसका इस्तेमाल किया जाता, क्या कह रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठानों पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया ना। और क्या कह रहे हैं, इसको दो भागों में विभाजित किया गया था। क्या कह रहे हैं, इसको दो भागों में विभाजित करा गया था। ठीक है, समझ में आ गया ना। मात्र स्विमिंग पूल की तरह बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, एक बड़ा स्विमिंग पूल एक तरह से। ठीक है, क्या कह धार्मिक अनुष्ठानों पर इसका इस्तेमाल होता है, दो भागों में विभाजित करा गया है, स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया ना। और बताने की कोशिश करें, इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। क्या कह रहे हैं, इसके चारों ओर पहले आंगन, सॉरी बरामदा सा। ठीक है, फिर क्या कह चारों ओर क्या कह रहे हैं, इसके कमरे बनाए गए थे। ठीक है, कमरे किस लिए बनाए गए थे, वस्त्र बदलने के लिए, कपड़े बदलने के लिए। क्या कह रहे हैं, क्या बनाए गए थे, कमरे बनाए गए थे। ठीक है, समझ में आ गया ना। विशाल स्नानागार के बारे में बात है पूरा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, कौन से क्या नाम है वो, उस पे धार्मिक अनुष्ठानों पे इसका इस्तेमाल किया जाता, कब किया जाता, दशहरा, दशहरा ना, दशहरा वगैरह पे क्या करें, इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब क्या है, अगला है माल गोदाम के बारे में। क्या कह रहे हैं, माल गोदाम। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, माल गोदाम। ठीक है, दुर्ग की विशेषता क्या है अगली, माल गोदाम। ठीक है, क्या कह रहे हैं, विशाल अन्नानागार। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, अनाज वगैरह को स्टोर किया जाता था, किसकी, आपातकालीन स्थितियों के लिए। क्या कह रहे हैं, आपातकालीन स्थितियों के लिए। क्या कह रहे हैं, इसमें अनाज को रखा जाता था। ठीक है, समझ में आ गया ना। मतलब इसके बारे में और भी पॉइंट बढ़ जाएंगे, लेकिन नॉर्मली समझ में आ गया ना, क्या बताने की कोशिश करें। तो ऐसे पॉइंट लिखना है, आंसर समझना है कैसे लिखना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे में लिख दिया। ठीक है, क्या था, मोहनजोदड़ो दो भागों में विभाजित करा गया है, दोनों भागों के बारे में लिख दिया। दुर्ग क्या था, निचला क्या था। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब दुर्ग की विशेषताओं के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पहली विशेषता क्या है, विशाल स्नानागार। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है, माल गोदाम। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये लिख दिया। अब क्या कह रहे हैं, किसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, निचले की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, निचले की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। लिख लो एक बार ये वाला पॉइंट डाल के, के बारे में बात हो रही है। क्या निचले की विशेषताओं के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पहली विशेषता क्या है, ग्रिड प्रणाली। क्या कह रहे हैं, ग्रिड प्रणाली। ठीक है, बताने की कोशिश करें, जो यहाँ पर सड़कें होती थी, क्या कह रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं 90 डिग्री पे काटती, समकोण पर काटती थी। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या कह रहे हैं, 4 से
10 मीटर की क्या क्या चौड़ी गलियां होती थी, ठीक है, जो एक दूसरे क्या क्या समकोण पर काटती थी, ठीक है, समझ में आ गया ना। और क्या कह रहे हैं उसके बाद, जल निकास प्रणाली के बारे में बताओ। अगली विशेषता क्या है, जल निकास प्रणाली, ठीक है, इसका बहुत बड़ा आंसर आएगा जल निकास प्रणाली का, ठीक है, मतलब बहुत ही बड़ा आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया ना, कि नालियां होती थी, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये भी समकोण पर काटती थी नाली, ठीक है, घर के क्या नाम है सटी होती थी, ठीक है, समझ में आ गया, घर की दीवारों से सटी होती थी, ठीक है, जिप्सम के क्या नाम है गार से क्या नाम है इनको बनाया गया था, ठीक है, ऊपर से इनको ईंटों से ढका गया था, और निश्चित समय में इनकी साफ सफाई की जाती, ठीक है, और घर की नालियों का नाम मुख्य नालों से जोड़ा गया था, ठीक है, समझ में, तो ये सब चीजें आएगी, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब तुमने क्या कह रहे हैं, ध्रुव की विशेषता लिख दी दो, ठीक है, दो विशेषता तुमने कर दी निचले की, ठीक है। अब अगला पॉइंट डाल लेना अन्य विशेषता होगा, क्या कह रहे हैं, अन्य विशेषता है, क्या डालना है, अन्य विशेषता है, या जितने भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, अब अगला पॉइंट क्या आएगा, अन्य विशेषता, क्या कह रहे हैं, अन्य विशेषता, ठीक है, अन्य विशेषता में क्या लिखोगे, ग्रह स्थापत्य, क्या कह रहे हैं, ग्रह स्थापत्य, ठीक है, ग्रह स्थापत्य में क्या लिखोगे कि वहां पर घर किस तरीके से बने होते, घर किस तरीके से बने थे, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या क्या लिखोगे कि घर का आंगन बड़ा होता है, ठीक है, नीचे कमरे ऐसे होते थे, ठीक है, कुछ घर दो मंजिला यूं मिले, ठीक है, घर के अंदर भी क्या कह रहे हैं एक स्नानागार होता था, ठीक है, और कुआं भी पाया गया घर के अंदर, ठीक है, जो आंगन का इस्तेमाल होता है किस लिए किया जाता था, खाना पकाने के लिए, मतलब कई इसके इस्तेमाल बताए गए, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट बताया गया, क्या नाम है, अकेले मौजूदों में क्या कह रहे हैं 700 से ज्यादा कुएं पाए गए, ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, क्या गृह स्थापत्य वाले पॉइंट में क्या क्या आएगा, क्या नाम है, जो ये वो बनाए गए थे, क्या भट्टे वगैरह बनाए गए थे, ठीक है, ईंटों का वो बनाने के लिए, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं शहरों से जहां पर लोग रहते हैं वहां बाहर बनाए गए थे, ठीक है, जिससे क्या कह रहे हैं लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और कूड़ा जो कूड़ा वगैरह उनको क्या नाम है जमीन में दफनाते थे, ठीक है ना। गली का क्या नाम है वो ऐसे कहा जाता है, क्या नाम, गलियों का निर्माण इस तरीके से करा गया जिससे क्या कह रहे हैं क्या नाम है अपने आप एक हवा साफ हो, दूसरा क्या कह रहे हैं रोशनी आए, ठीक है, समझ में आ गया ना। और क्या है, वही हो गया ना, ठीक, समझ में आ गया ना, ठीक। रात को सुरक्षा के लिए पहरेदार होते थे, गार्ड, जागते रहो जागते रहो। ओ साहब जी, कहाँ गया हो साहब जी, नहीं आया क्या आज, तो आएगा तो सही फिर भी। साम्राज्य के बारे में बात होगी, किसके बारे में बात होगी, मौर्य साम्राज्य के बारे में बात होगी, ठीक है, क्या कह रहे हैं, लौह युग के बारे में बात चली, किसके बारे में बात चली है, लौह युग के बारे में बात चली, ठीक है। लौह युग का समय क्या है, 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसवी तक, ठीक है, किसका समय है, लोह युग का समय, ठीक है। लोह युग को कहते हैं क्योंकि इस समय क्या लोहे का प्रचलन की शुरुआत हुई, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या कह रहे इसी समय में क्या कह रहे हैं महाजनपदों का उदय हुआ, क्या कह रहे हैं इसी समय में क्या कह रहे हैं महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है। महाजनपद का मतलब क्या है, जनपद का मतलब क्या है, जहां पर एक संस्कृति एक जाति एक धर्म के लोग रहते, तो क्या है जनपद कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो क्या कह रहे हैं उस समय कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, ठीक है, समझ में आ गया ना। और बताने की कोशिश कर रहा है 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, मगध, ठीक है। 16 महाजनपद में से क्या कह रहे हैं, मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस चैप्टर में क्या करें मेनली किसके बारे में पढ़ना है, मगध के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, मगध के बारे में पढ़ना है। मगध में भी क्या कह रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या कह रहे हैं कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, क्या कह रहे हैं कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है, समझ में आ गया ना। और क्या कह रहे हैं मगध में किस किस वंश का शासन था, क्या कह रहे हैं मगध में किस किस वंश का शासन था, ठीक है। क्या कह रहे हैं हर्यक वंश शिशुनाग वंश क्या कह रहे हैं नंद वंश का क्या कह रहे हैं मौर्य वंश की स्थापना हुई, ठीक है, समझ में आ गया ना। पहले हर्यक वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं नंद वंश, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं मौर्य वंश की स्थापना हुई, क्या कह रहे हैं मौर्य वंश की स्थापना हुई, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या कह रहे हैं गुप्त काल की शुरुआत हुई, क्या कह रहे हैं गुप्त साम्राज्य गुप्त वंश की शुरुआत हुई, ठीक है, समझ में आ गया ना। लोह युग क्या है, ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में बता दिया, ठीक है। 16 महाजनपदों में क्या कह रहे हैं मगध सबसे ज्यादा मेन था शक्तिशाली था, ठीक है, समझ में आ गया ना। मगध आज का बिहार, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर किस किस का शासन था, हर्यक वंश शिशुनाग वंश नंद वंश फिर मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद गुप्त काल, गुप्त वंश से गुप्त काल के बारे में बात हुई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं इसमें बात होगी कि कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, क्या कह रहे हैं कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं 16 महाजनपदों में मगध के शक्तिशाली होने के कारण, देखो 16 महाजनपद में मगध के शक्तिशाली होने के कारण
कौन से वंश का यहाँ पर शासन था, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, क्या कह रहे हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, चाणक्य द्वारा, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त द्वारा क्या कह रहे हैं, उनके मार्गदर्शन से क्या कह रहे हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सके चाणक्य के और कौन से नाम है, ठीक है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और नाम है इनके, ठीक है, समझ में आ गया ना। इनके मार्गदर्शन से क्या कह रहे हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और क्या कह रहे हैं, नंद वंश की समाप्ति हुई, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या कह रहे हैं, मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है, समझ में आ गया ना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई। समझ में आ गया ना क्या होता, नहीं कोशिश कर रहे इसमें, ठीक है। लोयुग के बारे में बता दिया, महाजनपदों के बारे में बता दिया, मगध के बारे में बता दिया, मगध के शासन के बारे में बता दिया, ठीक है। फिर मगध में क्या करें, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, ठीक है, किसके मार्गदर्शन से हुई, चाणक्य के मार्गदर्शन से क्या करें, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई, ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ तक, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं इसमें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करी गई, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक इसका विस्तार था या फैला हुआ था, समझ में आ गया ना, पक्का, डन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। मौर्य साम्राज्य, क्या कह रहे हैं, मौर्य साम्राज्य, क्या कह रहे हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में बात होगी, किसके बारे में बात होगी, मौर्य साम्राज्य के बारे में बात होगी, किसके बारे में बात होगी, मौर्य, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, मौर्य साम्राज्य के बारे में बात हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया ना। मौर्य साम्राज्य के क्या नाम है, वो क्या नाम है, ये राजाओं के बारे में बात होगी, ठीक है, क्या नाम है, सम्राट के बारे में बात होगी, ठीक है। पहले सम्राट कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, क्या कह रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, समझ में आ गया ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बिंदुसार, क्या कह रहे हैं, बिंदुसार, ठीक है, समझ में आ गया ना। उनके बेटे अशोक, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या कह रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसकी स्थापना करी गई, ठीक है। फिर बिंदुसार, फिर क्या कह रहे हैं, अशोक, ठीक है। अशोक क्या कह, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरे सम्राट ऐसे थे, अशोक जो क्या है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, क्या कह रहे हैं, बहुत ज्यादा जो प्रसिद्ध थे, ठीक है, समझ में आ गया ना। आप किसके बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, अशोक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सम्राट अशोक और धर्म का चक्र, धर्म के बारे में तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, धर्म क्या था, है ना, क्या था धर्म, अरे आप ही, क्या बोला है, धर्म कोई धर्म नहीं था, ये नियम कानूनों का एक समूह है, ये लाइन बोनी थी, सेम ही तो था, सेम ही तो था, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बस, है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अशोक के बारे में बात हो, ठीक है, अशोक के समय क्या क्या, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अशोक के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, अशोक के बारे में बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, अशोक के शासनकाल में क्या कह रहे हैं, मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ, क्या कह रहे हैं, मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरे शासक थे जो क्या कह रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, जो बहुत ज्यादा क्या नाम है, जनता जिनको चाहती थी, ठीक है, इसलिए क्या कह रहे हैं, इनको प्रियदर्शी की उपाधि दी गई, क्या कह रहे हैं, प्रियदर्शी की उपाधि दी गई। प्रियदर्शी की उपाधि का मतलब क्या कह रहे हैं, जिसको जनता चाहती है, क्या कह रहे हैं, जिसको जनता चाहती है, क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या कह रहे हैं, जब अशोक का युद्ध हुआ, क्या कह रहे हैं, अशोक का युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध, क्या कह रहे हैं, कलिंग का युद्ध, ठीक है। कलिंग के युद्ध में क्या कह रहे हैं, इनको क्या कह रहे हैं, इनका हृदय परिवर्तन हो गया, क्या कह रहे हैं, इनका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। हृदय परिवर्तन के बाद इन्होंने क्या कह रहे हैं, युद्ध करना छोड़ दिया, मतलब युद्ध करना बंद कर दिया, युद्ध की मनाही कर दी, ठीक है, समझ में आ गया ना। इसके बाद क्या करें, इन्होंने धर्म का स्थापना करी, क्या धर्म की स्थापना करी, ठीक है, समझ में आ गया ना। धर्म क्या था, धर्म कोई क्या कह रहे हैं, धर्म नहीं था, क्या कह रहे हैं, एक नियम कानूनों का एक समूह था, ठीक है, जिससे क्या कह रहे हैं, अपना व्यक्ति अपना जीवन बहुत ज्यादा सरल बना सकता है, ठीक है, सरल तरीके से जी सकता है, सरल बना सकता है, तो क्या कहते हैं, धर्म कहा गया, क्या कहा गया, धर्म कहा गया, ठीक है। ऐसे लाइन लिख रही, धर्म किसे कहा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन आया धर्म किसे कहते हैं, ठीक है। धर्म कोई धर्म नहीं है, ये क्या कह रहे हैं, नियम कानूनों का एक समूह है, जिसमें क्या कह रहे हैं, कुछ नियम कानून बताए गए, जिससे द्वारा क्या कह रहे हैं, व्यक्ति अपने जीवन को सरल बना सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, धर्म के बारे में बात चली, किसके बारे में बात चली, धर्म के बारे में ही बात चल रही है, ठीक है। धर्म में कुछ बातें बताई गई, जैसे क्या कह रहे हैं, अपने से बड़ों, विद्वानों और ब्राह्मणों का पूर्ण सम्मान करना, मतलब बताने की कोशिश करें, अपने से बड़ों का क्या कह रहे हैं, और
ब्राह्मणों का क्या करना है, पूरा सम्मान करना है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट बताने की कोशिश है, दास और सेवकों के प्रति दयावान होना और अपने से छोटों से प्रेम, ठीक है, बताने की कोशिश करे जो तुम्हारे पास काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके प्रति दयावान रहना, ठीक है, अपने छोटे के प्रति प्रेम भावना रखनी है, ठीक है, समझ में आ गया ना। और बताने की कोशिश करे थर्ड पॉइंट, सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान रूप से आदर करना, मतलब बताने की कोशिश सभी धर्मों का क्या कह रहे हैं, एक सम्मान इज्जत करनी, सम्मान मतलब क्या ना, उसका सम्मान करना है, ठीक है, समझ में आ गया ना। और बताने की कोशिश कर रहे हैं पाप रहित जीवन जीना, पशुओं की हत्या पर रोक और दान करना, ठीक है, बताने की कोशिश करे कोई पाप वगैरह नहीं करना है, पशु की हत्या नहीं करनी और क्या क्या दान करना है, ठीक है, समझ में आ गया ना, क्या बताने की कोशिश करे इसमें, ठीक है। ये किस में लिखा था, धम्म में लिखा था, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, धम्म के प्रचार के लिए कौन था, क्या धम्म के प्रचार के लिए कौन था, कौन था, कौन, महामात, महामात, ठीक है, उसकी सहायता के लिए कौन था, कुमार, कुमार कौन था, अरे हाँ यार रुक जाने, कुमार कौन था, महामात सात कुमार था ना, अरे हाँ यार 100%। महामात कौन था, धर्म वो क्या धर्म के प्रचार के लिए था, धर्म बता दिया क्या, धर्म कोई धर्म नहीं है, ठीक है, नियम कानून का समूह है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना क्या जीवन सरल बना सकता है, ठीक है। और क्या करें, कुछ चार बातें बताई गई किसके बारे में, धर्म के बारे में, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो कलिंग की युद्ध की डेट पूछेंगे, कब हुआ, 261 ईसा पूर्व में क्या करे, कलिंग का युद्ध हुआ, ठीक है ना, ठीक है, सज समझ में आ गया ना। अशोक के बारे में, धम्म के बारे में, कलिंग के युद्ध के बारे में, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं, ये धम्म में क्या दिया गया है, धम्म के प्रचार के लिए किसको रखा गया है, महामात को क्या कह रहे हैं, प्रचार के लिए रखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद बात होगी अगले चैप्टर के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, महाभारत के बारे में, किसके बारे में बात होगी, महाभारत के बारे में बात होगी, ठीक है। इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछते हैं, क्या नाम है, आधुनिक महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई, क्या कह रहे हैं, आधुनिक महाभारत की रचना किसके द्वारा करी गई, किसके द्वारा करी गई, वीएस सुक्तांकर द्वारा क्या कह रहे हैं, आधुनिक महाभारत की रचना करी गई, ठीक है, समझ में आ गया ना। और प्राचीन महाभारत के लेखक कौन है, क्या कह रहे हैं, प्राचीन महाभारत के लेखक कौन है, कौन है, वेद व्यास प्राचीन महाभारत के लेखक है, समझ में आ गया ना। लिख लो ऐसे, महाभारत के लेखक के बारे में लिखो पहले, ठीक है, ऐसे लिखो, महाभारत के दो लेखक है, ठीक है, ऐसे करके, सॉरी मतलब दो लेखक नहीं, मतलब सुन लो क्या कह रहे हैं, आधुनिक महाभारत के लेखक बता दिया और प्राचीन महाभारत के लेखक बता दिए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इसके बारे में बात हुई, क्या कह रहे हैं, महाभारत को क्या कह रहे हैं, मूल रूप से क्या कहा जाता है, क्या कह रहे हैं, मूल रूप से क्या कहते थे इसको, जय संहिता, पहले क्या कहते थे, जय संहिता कहा जाता था, ठीक है, समझ में आ गया ना। इसके मूल लेखक कौन है, क्या कह रहे हैं, मूल लेखक है भाट सारथी, मूल लेखक कौन है, भाट सारथी। भाट सारथी का मतलब क्या होता है, जो युद्ध में योद्धाओं के साथ जाते हो, क्या कह रहे हैं, अपने आंखों देखी बातें, क्या कह रहे हैं, आंखें जो देखा उन्होंने वो लिखते से क्या बोलते हैं, भाट सारथी कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। और बोले महाभारत को साहित्यिक रूप किसने दिया, क्या साहित्यिक रूप किसने दिया, किसने दिया, महर्षि क्या नाम, वेद व्यास ने दिया, ठीक है। मतलब साहित्यिक रूप मतलब एक सीक्वेंस वाइज ने बताया, क्या नाम, ऐसे ऐसे था, ठीक है, समझ में आ गया ना। और बताने की कोशिश करें, इसमें क्या 88,000 श्लोक थे, क्या कह रहे हैं, 88,000 इसमें श्लोक थे, ठीक है। समय के साथ साथ क्या कह रहे हैं, इसका विस्तार हुआ, तो क्या कह रहे हैं, इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हो गए, ठीक है, समझ में आ गया ना। और क्या कह रहे हैं, इसमें कुछ बातें बताई, पितृवांशिकता के बारे में बताया गया, पितृवांशिकता के बारे में बताया गया है, ठीक है। और बताने की कोशिश करें महाभारत क्यों हुई थी, क्या कह रहे हैं, महाभारत क्यों हुई थी, क्या संपत्ति को लेकर, सत्ता को लेकर, क्या कह रहे हैं, महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक है, समझ में। पितृवांशिकता का मतलब क्या होता है, जब पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती है, पितृवांशिकता कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो पितृवांशिकता के वजह से क्या कह रहे हैं, इसमें यहाँ पर युद्ध हुआ था कि किसके पास सत्ता आएगी, ठीक है, समझ में आ गया ना। और बताने की कोशिश कर रहे हैं आधुनिक महाभारत के बारे में, क्या कह रहे हैं, आलोचनात्मक संस्करण मतलब क्या कह रहे हैं, आधुनिक मतलब उसके बारे में क्या क्या बताया, उसे आधुनिक महाभारत में बताया गया कि प्राचीन महाभारत में क्या क्या बताया गया है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, प्राचीन महाभारत में क्या क्या बताया गया, वो क्या है, आधुनिक महाभारत में, किसमें है, आधुनिक महाभारत में, ठीक है। आधुनिक महाभारत के रचयिता कौन है, वीएस सुक्तांकर, कौन है, वीएस सुक्तांकर, ठीक है, समझ में आ गया ना। इनको क्या कह रहे हैं, आधुनिक महाभारत लिखने में कितना समय लगा, 47 वर्ष का समय लगा, क्या कह रहे हैं, 47 वर्ष का समय लगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। इन्होंने अपने कार्य की शुरुआत कब करी थी, 1919 में अपने कार्य की शुरुआत की थी, ठीक है, समझ में आ गया ना। जो इन्होंने आधुनिक महाभारत लिखी उसमें कितने पेज थे, 13,000 पेज थे, ठीक है, समझ में आ गया ना, आगे समझ में, ठीक है। इन्होंने क्या है विस्तार पूर्वक बताया कि कैसे कैसे महामारी समाज उस समय कैसा, क्या कह रहे हमारा समाज उस समय कैसा था, उसके नियम कानून के बारे में बताया गया, कह रहे आधुनिक महाभारत में बताया कि उस समय हमारा समाज कैसा था, उस समय के समाज के नियम कानूनों की व्याख्या की गई, ठीक है, समझ में आ गया ना, पक्का, ठीक है।
क्वेश्चन क्या लिखना है, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। समझ में आ गया कि क्या कह रहे हैं, महाभारत गतिशील ग्रंथ क्या है, मतलब इसमें समय समय मतलब क्वेश्चन मैंने बताया क्या नाम है, महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि समय समय में इसमें बदलाव करेगा। ठीक है, पहले कितने हजार श्लोक थे, 88,000 श्लोक थे। ठीक है, क्या क्या 1,00,000 श्लोक हो गए। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, किसको ऐड करा गया, क्या कहते हैं, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र को शामिल करा गया। ठीक है, उसमें मुख्य रूप से किसको शामिल करा गया, मनुस्मृति को शामिल किया गया। ठीक है, मनुस्मृति में क्या बताया गया, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 4 वर्ण है। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वर्ण व्यवस्था और संपत्ति का बंटवारा। क्या कह रहे हैं, वर्ण व्यवस्था के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हमारे ग्रंथ में, ठीक है, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में मनुस्मृति नामक ग्रंथ है। ठीक है, उसमें क्या कह रहे हैं, हमारे वर्णों के बारे में बताया गया। ठीक है, वर्णों का बंटवारा कैसे कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, समझ में आ गया क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ब्राह्मणों का कार्य क्या है, क्या कह रहे हैं, ब्राह्मणों का कार्य क्या है। ठीक है, वेदों का अध्ययन यज्ञ करवाना। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सबसे ऊपर है। क्या कह रहे हैं, ये समाज में सबसे उच्च वर्ग कौन, किसको बताया गया है, मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों को बताया गया है। ठीक है, और बताने की कोशिश क्षत्रिय के बारे में बताने की कोशिश, किसके बारे में, क्षत्रिय के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्षत्रियों का काम क्या है, शासन करना, युद्ध करना, सुरक्षा प्रदान करना, किसका काम, क्षत्रियों का काम है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, दूसरे पायदान पर है। ठीक है, समाज में क्या कह रहे हैं, दूसरा वर्ग इनका बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया ना, और बताने की कोशिश कर रहे हैं वैसे के बारे में। ठीक है, कृषि करना इनका काम, पशुपालन करना, व्यापार करना किसका काम है, वैसे का काम है। ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, तीसरे पायदान पे, क्या कह रहे हैं, तीसरे वर्ग में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब क्या शूद्रों के बारे में बात चली, क्या शूद्रों के बारे में बात चली, क्या कह रहे हैं, समाज में चौथे वर्ग पे रखे गए हैं, सबसे निचले रखे गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्या कह रहे हैं, इनके काम क्या है, इन तीनों की सेवा करना। क्या कह रहे हैं, तीनों वर्गों की सेवा करने का काम किसका है, शूद्रों का है। ठीक है, समझ में आ गया, पक्का, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, 4 वर्णों के बारे में बता दिया। आप क्या कह रहे हैं, अन्य वर्ण के बारे में बात होगी, किसके बारे में बात होगी, अन्य वर्ण के बारे में बात होगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अन्य वर्ण के बारे में बात होगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ब्राह्मणों ने क्या कह रहे हैं, कर्म के आधार पर 2 वर्ण बांटे गए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कर्म के आधार पर, क्या कह रहे हैं, कर्म के आधार पर। ठीक है, जो ये 4 वर्ण है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये अच्छे कर्म करने वाले में, किसमें, ये अच्छे कर्म करने वाले में, क्या कह रहे हैं, अच्छे कर्म करने वाले में। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, दूषित कर्म करने वाले में, किसमें, ये दूषित कर्म करने वाले में, इसको स्पर्श, इनको स्पर्श घोषित किया गया। स्पर्श मतलब जिसको छू लेने से, देख लेने से क्या कह रहे हैं, अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या कह रहे हैं, अन्य वर्ण में कौन है, चंडालों के बारे में बात होगी, किसके बारे में बात होगी, चंडालों के बारे में बात होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या कह चंडाल किसे कहा गया, क्या कह चंडाल किसे कहा, अन्य वर्ण को चंडाल कहा गया। ठीक है, जिनके काम दूषित थे, क्या कह जिनके कर्म दूषित थे। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या कह रहे हैं, इनके काम क्या थे, शवों को उठाना, अंतिम संस्कार करना, गंदगी साफ करना। ठीक है, किसका काम था, चंडालों का काम था। ठीक है, समझ में आ गया ना। और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुस्मृति के कठोर नियम, क्या कह रहे हैं, मनुस्मृति में कठोर नियम बताए गए कि अन्य वर्ण के लिए, ठीक है, चंडालों के लिए क्या कह रहे हैं, कठोर नियम कानून बताए गए हैं। ठीक है, गांव से बाहर रहना, क्या कह रहे हैं, गांव से क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे, आम जनता के साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, लोगों द्वारा फेंके हुए बर्तनों का उपयोग करेंगे, क्या जो लोगों ने इस्तेमाल बर्तन कर रखे हैं, उन बर्तनों का इस्तेमाल किया करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। और बताने की कोशिश, मृत शवों के कपड़े पहनना। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो लोग मर जाएंगे, जो उनके कपड़े बचेंगे, उनको ये पहरा करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्या मनुस्मृति में इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये अच्छे कर्म है, ये दूषित कर्म है। अच्छे कर्म में 4 वर्ण के बारे में बताया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में बताया गया। ठीक है, दूषित कर्म में बताया गया चंडालों के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया, लिखो चंडालों के बारे में। ठीक है, पूछ सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था के बारे में बताइए, किसके बारे में बताइए, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताइए। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था के बारे में बताइए, ब्राह्मणों द्वारा क्या कह रहे हैं, मनुस्मृति में वर्णन करा गया कि 2 कर्म के आधार पर 2 भागों में विभाजित करा गया। एक क्या नाम है, अच्छे कर्म, एक दूषित कर्म। अच्छे कर्म के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, दूषित के बारे में चंडाल के बारे में बात होगी। ठीक है, इनके बारे में कानून भी बताए गए। ठीक है, सुनो क्या कह रहे हैं, विवाह के 8 प्रकारों के बारे में बात हुई। क्या कह रहे हैं, विवाह के 8 प्रकार, क्या कह रहे हैं, विवाह के
आठ प्रकार, ठीक है। क्या कह रहे हैं, विवाह के 8 प्रकार बताए गए, किसमें बताए गए, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में बताए गए। धर्मसूत्र धर्मशास्त्र के अनुसार क्या कह रहे हैं, विवाह के 8 प्रकार बताए गए, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 4 को शुद्ध बताया गया, 4 को अशुद्ध बताया गया, ठीक है। ब्राह्मणों द्वारा 4 को अच्छा बताया गया, 4 को बुरा बताया गया है, ठीक है। तो भाई शुद्ध के बारे में बात हुई, क्या कह रहे हैं, भ्रम विवाह, ठीक है। क्या कह रहे हैं, भ्रम विवाह, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इसमें दोनों पक्षों की सहमति के अनुसार, ठीक है। कह रहे हैं दोनों पक्षों की सहमति होती है, ठीक है, मतलब अरेंज मैरिज कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। और बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगला है देव विवाह। क्या कह रहे हैं, देव विवाह, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठानों के मूल्य के रूप में कन्या दान देना, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान में क्या अपनी कन्या को दान में देना क्या कहता है, देव विवाह कहलाता है, ठीक है। अगला है अर्श विवाह। क्या कह रहे हैं, अर्श विवाह, ठीक है। कन्या के माता पिता को मूल्य देना, मतलब गोदान की तरह, ठीक है। गोदान की तरह क्या कर अपनी बेटी का मूल्य देना, समझ में। अरे उनकी बेटी आ गई तो उसके बदले में कहना कुछ दान में दे देना उनको, लड़की वालों को, ठीक है। इसे क्या बोलते, क्या मतलब गाय भी बोल सकते, गोदान, लेकिन दहेज भी बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो, हाँ मूल्य वही, जैसे कि मान लो लड़की आ गई, लड़की के बदले में तो कुछ दे दिया, चाहे कुछ भी दान में दे दिया, ठीक है। समझ में आ गया। अगला बताया प्रजापत्य विवाह। क्या कह रहे हैं, प्रजापत्य विवाह, ठीक है। उच्च वर्ग के वर से बिना कन्या की सहमति से, बताने की कोशिश कर रहे हैं, उच्च वर्ग में अपनी कन्या को ब्याह देना, ठीक है, उस कन्या की बिना अनुमति के, मतलब उसकी सहमति ना होते हुए भी क्या करें, उसका विवाह कर देना, क्या कहलाता है, प्रजापत्य विवाह कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। ब्राह्मणों द्वारा चारों को क्या कह रहे हैं, शुद्ध बताया गया है, ठीक है। अब इन 4 के बारे में बात होगी जिनको अशुद्ध बताया गया है, क्या कह, जिनको अशुद्ध बताया गया है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, गंधर्व विवाह। क्या कह रहे हैं, पहले क्या कह रहे हैं, गंधर्व विवाह, ठीक है। बिना रीति रिवाज प्रेम विवाह। क्या कह रहे हैं, बिना रीति रिवाज के प्रेम विवाह, ठीक है। भाई मैं तो यही करूंगा, ठीक है, लव मैरिज, ठीक है, लव मैरिज। क्या, और क्या, मेरे लिए ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया ना। बिना रीति रिवाजों क्या कर लेना, विवाह कर लेना, प्रेम विवाह क्या कहलाता है, गंधर्व विवाह कहलाता है, ठीक है। जो कि ऑलमोस्ट सभी करने वाले हैं, ठीक है, मतलब मैं तो करने वाला हूं, औरों का नहीं पता, ठीक है। और बता रहे हैं असुर विवाह। क्या कह रहे हैं, असुर विवाह, ठीक है। कन्या को खरीद कर विवाह करना। क्या कह रहे हैं, कन्या को खरीद कर विवाह करना। जैसे बताना वो बाबा जी की वीडियो फेमस हो रही थी, क्या नाम है, अच्छा नेपाल से लेकर आए हो 40,000 में, अच्छा और ज्यादा पैसे देंगे तो अच्छी आ जाएगी, देखी थी ना। अरे मतलब क्या नाम है, अब होता है हर जगह, ठीक है। जैसे कि मान लो नेपाल वगैरह से क्या नाम है, जिनकी शादी नहीं होती और पैसे दे के क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, मतलब खरीद कर विवाह करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो क्या कहलाता है, वो असुर विवाह कहलाता है, ठीक है। अगला बता रहे हैं राक्षस विवाह। क्या कह रहे हैं, राक्षस विवाह, ठीक है। कन्या का अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना, मतलब क्या कह रहे हैं, किसी को किडनैप करके क्या कह रहे हैं, उसका उसके साथ विवाह करना क्या कहलाता है, राक्षस विवाह कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगला है पैशाच विवाह। क्या कह रहे हैं, पैशाच विवाह, ठीक है। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कन्या के मध्योसी या मतलब उसका रेप कर देना, ठीक है। कहते हैं रेप करके विवाह करना क्या कहलाता है, पैशाच विवाह कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। 4 विवाह ब्राह्मण द्वारा शुद्ध बताए गए, इनको अशुद्ध बताया गया है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए था इस लिस्ट में, ये नहीं यहाँ पर होना चाहिए था, और इसको इधर होना चाहिए था, ठीक है। समझ में आ गया। अरेंज मैरिज नहीं होनी चाहिए भाई आज के समय किसी की।